अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है। 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी वो बड़े नेता का हाथ है और वो नेता है जेपी दलाल। हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे को डर थोड़ी लग रहा है। तक आपने न्यूज रिपोर्टरों में और सोशल मीडिया पे केस मनीषा मर्डर केस के बारे में सुन तो लिया ही होगा। अब इसको प्रशासन सुसाइड डिक्लेयर करने में लगा हुआ है। अब इससे दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो सरकार का वो दावा, बेटी बचाओ वाला दावा, कहाँ खोखला साबित हो रहा है। दूसरा दावा, प्रशासन इसमें किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इस घटनाक्रम के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस घटना में क्या क्या हुआ। एक बेटी जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, अपने बाप की मदद करने के लिए एक स्कूल में पढ़ाती है। वो 11 तारीख को हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकलती है। स्कूल जाने के बाद जब उसको पता लगता है कॉलेज में आज नर्सिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, के बाद वो अपने पिता को फोन करती है। फोन करके कहती है कि मैं आज घर लौटने में लेट हो जाऊंगी, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। ये कह के वो फोन काट देती है। 25 पे उसके पापा के पास उसका फोन आता है। उसके पापा कहीं काम में बिजी होने के कारण उसका फोन नहीं उठा पाते, पर साथ के साथ कुछ ही सेकंडों बाद उसके पापा रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तब वो हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ा के वो कॉलेज जाते हैं। वहां उसको ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। वहां ढूंढने के बाद वो सीधे थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद पुलिस वाले उनके साथ कॉलेज में भी जाते हैं। कॉलेज में कुछ लोग मिलते हैं जो दारू के नशे में थे। पूछताछ करते हैं और उसके बाद पिता को बोलते हैं कि आपकी बेटी या तो 1-2 दिन में घर पे आ जाएगी या फिर 1-2 दिन में आपके पास शादी का कार्ड भिजवा देगी। पिता रात भर उस बेटी को ढूंढता रहता है। 12 तारीख की रात निकल जाती है, 12 तारीख आ जाती है, 12 तारीख की रात निकल जाती है। 13 तारीख को खुले खेत में उस बेटी की लाश मिलती है। गला कटा हुआ था, एसिड से चेहरा जलाया हुआ था और उसके बॉडी पार्ट्स गायब थे। इस घटना के बाद पूरा देश हिल जाता है। पुलिस थोड़ी बहुत तहकीकात करने के बाद ये डिक्लेयर कर देती कि उसने जहरीला पदार्थ खा के सुसाइड किया था। अब इसके बाद पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। पुलिस पता नहीं किसके गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश करती रहती है। अब इस दरमियान 16, 17 तारीख पुलिस एक सुसाइड नोट लेके आती है जो इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब आप सोचो कि मजदूरी करने वाले पापा को अगर कोई सुसाइड नोट लिखेगी तो इंग्लिश में कैसे लिखेगी, जबकि उसके पिताजी मजदूरी करते थे। उसको पता था कि वो इस लेटर को नहीं पढ़ पाएंगे, फिर भी इसको सुसाइड डिक्लेयर करने की कोशिश करती है। अब उसके पापा के बयान सुनो। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। उससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। एक तो 6:25 पे कॉल आने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है और उसी रात 12 बजे के बीच में उसका फोन से फोन आता है। पुलिस चाहती तो उसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल के और उस फोन को ट्रेस कर सकती थी। पुलिस ने ये नहीं किया। पुलिस इस केस पे पर्दा डालने पे लगी रही। सारे हरियाणा में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और उसके फादर ने और उसके घर वालों ने उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। उसकी बॉडी लेने पे सहमति जब बनी जब ये केस सीबीआई के पास गया। फिर सवाल यही उठता है कि अगर आम इंसान विश्वास करे तो किस पे करे? प्रशासन पे। वो प्रशासन जो बड़े पैसे वालों को बचाने के लिए उस पे पर्दा डालने की कोशिश करता है। उस सरकार पे जो बेटी बचाओ के खोखले दावे करती है।